हेलो एंड वेलकम टू विमोचन आईएएस। आज से हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 1 का चैप्टर 1 जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने मॉड्यूल 2 में रखा है। मॉड्यूल 2 पूरा हमारा जियोमॉर्फोलॉजी पर रहेगा, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक नंबर 1 है, जिसका आज पार्ट ए जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे हम लोगों का वीडियो लंबा ना हो। तो आज हम लोगों का क्या है, हम लोग आज मीनिंग डिस्कस करेंगे, नेचर डिस्कस करेंगे, स्कोप डिस्कस करेंगे और सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को ये जो सिलेबस है मीनिंगफुल लगने लगे। ऐसा नहीं लगे कि ये सिलेबस हम लोगों को क्यों दिया गया है। इसका रीज़न आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जैसे ही आपको ज्योग्राफी का बेसिक्स थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ज्योग्राफी एज एन सब्जेक्ट कैसे आप लोगों का ये वर्क कर रहा है। ठीक है, कैसे पूरी तरीके से ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट तैयार हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जियोग्राफी एज एन सब्जेक्ट में हम लोग दो तरीके से ज्योग्राफी देखते हैं, दो पार्ट में। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन अर्थ, फुली अर्थ से डिपेंडेंट है। अर्थ पर जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी हो रहा है, बट नॉट लिंक्ड टू द ह्यूमन ज्योग्राफी, नॉट लिंक्ड टू द ह्यूमंस। सब कुछ जो है वो आएगा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी? जियोमॉर्फोलॉजी, ये किससे लिंक रहेगा? लैंड फॉर्म से। जो भी लैंड फॉर्म है हमारी अर्थ के ऊपर, जितने भी, जैसे भी हिम माउंटेन हुए, रिवर हुए, एओलियंस हुई, जो भी ग्लेशियल्स हुए, जैसे भी लैंड फॉर्म्स हैं, उसकी फुल स्टडी हम लोग किस में करेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी में। और जो स्टूडेंट्स के बेसिक डाउट जो होते हैं, क्या डाउट्स होते हैं कि उन लोगों को जिस चीज़ से डर लगता है कि भाई ज्योग्राफी का सब लोगों को एक ही मीनिंग फील होता है कि भाई ज्योग्राफी इज इक्वल टू मैप्स, लोकेशंस, माउंटेन, रेंजेस और रिवर्स, फॉरेस्ट, बस इनको ये लोग बोलते हैं जियोग्राफी। तो मैं ये बोलूँगा कि ये सिर्फ एक ही पार्ट है बस इस पूरी चीज़ का, जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद अपना मेन ज्योग्राफी स्टार्ट होता है। ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। मतलब आप लोगों के अगर 20 चैप्टर्स हैं, तो इन 20 चैप्टर्स में से सिर्फ 2 चैप्टर्स आपके ऑप्शनल में इन चीज़ से रिलेटेड है। मतलब पेपर नंबर 2 में इंडिया का और पेपर नंबर 1 में वर्ल्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड, क्लाइमेटोलॉजी। जितनी भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। थर्ड, ओशनोग्राफी, ओशन से रिलेटेड। फोर्थ, बायोजोग्राफी, सॉइल, फॉरेस्ट, फॉर फौना, फ्लोरा, एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं। अगला, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी अपना फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ठीक है, तो अपन लोगों के ये हो गए 5 पार्ट्स इन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें से जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों का मॉड्यूल 2 ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसी का सिलेबस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है? जो भी चीज़ें ह्यूमन से रिलेटेड हैं, ह्यूमंस का इफेक्ट जिस चीज़ के ऊपर है, ह्यूमन जिस चीज़ को बर्बाद कर रहा है, जिस चीज़ को बना रहा है, या फिर खुद के लिए भी जो कुछ भी कर रहा है, वो सब ह्यूमंस पे, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल, पर्सपेक्टिव, कि सबसे पहली बात ज्योग्राफी को समझना ही तो ह्यूमन ने स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी को एज एन सब्जेक्ट किसने बनाया? ह्यूमंस ने बनाया। तो किस किस पर्सपेक्टिव से हम लोग ज्योग्राफी को देख रहे हैं, वो सब अपना किस में आएगा? ह्यूमन ज्योग्राफी में। सेकंड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जितना भी लेन देन हो रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सब कुछ क्या होगा? इसके अंदर आएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। अगला, पॉपुलेशन, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। अगला, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग, इट इज ऑल्सो इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ, रोड्स, ट्रेन्स, एयर, these all are the transport
पोर्ट्स ऑल्सो, these all or comes in the human geography. Again, साइंस एंड टेक, अब आप बोलेंगे साइंस एंड टेक ज्योग्राफी में कैसे आ गया भाई, स्पेस टेक्नोलॉजी, जीआईएस, है कि नहीं। ये इससे क्या होगा, आप लोगों की अर्थ का ही तो ऑब्जर्वेशन होगा, तो ये सब चीज़ें ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। ज्योग्राफी का ये तो हम लोगों ने देख लिया फिजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट। अब इस ज्योग्राफी को हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं, एक होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होता है रीजनल ज्योग्राफी। वर्ल्ड में आप लोगों को पता है वर्ल्ड की माउंटेन्स पढ़ने हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशंस पढ़नी है, ये सब वर्ल्ड के अंदर आएगा। रीजनल मतलब अगर आप लोगों को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया के माउंटेन्स, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की रिवर्स, सब कुछ इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। अगर आप और भी ज़्यादा रीजन्स में जाना चाहते हो तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लो। उससे भी नीचे जाना है तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की ज्योग्राफी के अंदर होती है। तो इतना बड़ा ज्योग्राफी में से आप लोगों को अभी क्या करना है, जियोमॉर्फोलॉजी देख रहे हैं हम लोग। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, लैंड फॉर्म की स्टडीज देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों की अर्थ की ओरिजिन हुआ, लैंड फॉर्म कैसे बन रहे हैं, लैंड फॉर्म कैसे चेंज हो रहे हैं, किस किस टाइप के लैंड फॉर्म होते हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का लैंड फॉर्म के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस का लैंडफॉर्म के ऊपर, ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अब आप आराम से अब इस चीज़ को डिकोड कर पाएंगे। जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस देखो कितना सिंपल है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, मैंने बोला था लैंडफॉर्म की स्टडी करनी है तो कोई ना कोई तो फैक्टर कंट्रोल कर रहा होगा लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट को। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ये क्या करेगा, ये भी लैंडफॉर्म को करता है डेवलप और चेंज। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट पे ही तो ये लैंडफॉर्म बनता है। ये अपन लोग जब फ्यूचर में और ज़्यादा वीडियोस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेक्चर्स अपना चलता चला जाएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि जो लैंडफॉर्म जो डेवलप होते हैं क्रस्ट पे ही होते हैं, और क्रस्ट क्या होती है, अलग अलग लेयर्स क्या होती हैं, वो हम लोग आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अब ये क्या है, ये चीज़ें आपके एविडेंसेस दिखाती हैं कि भाई आप लोगों का जो लैंडफॉर्म है वो मिलियंस ऑफ ईयर से चेंज हो रहा है, जैसे पहले था वो अभी नहीं है, और जो अभी है वो बाद में नहीं रहेगा, ठीक है। तो जियोसिंक्लाइंस मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर, अब इसमें स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे किस किस तरीके के हैं कि भाई माउंटेन है, रिवराइन है, एओलिन है, या फिर अपना ग्लेशियल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आप लोगों की इसके अंदर आएगा। आइसोस्टेसिस क्या होती है, अब आप बोलेंगे ब्यूयॉन्सी क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज क्या होती हैं, ये सब चीज़ें अपन लोग किस में देखेंगे भाई, सब सब रिलेटेड है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, किसी से लैंडफॉर्म चेंज हो रहा है, किसी से डिस्ट्रॉय हो रहा है, किसी से बन रहा है, किसी से उसकी शक्ल बदल रही है, आज जैसा था वैसा नहीं है, कल पहले स्टिप था अब सिंपल हो गया, फिर बाद के बाद स्टिप हो गया, मालूम पड़ा जो आज है वो है ही नहीं, वही वाली बात आएगी। तो अर्थक्वेक एंड सुनामी, कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स, की जियोमॉर्फिक साइकिल्स क्या होती है अपन लोग बाद में देखेंगे। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट भी देखेंगे, डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी देखेंगे, चैनल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, चैनल मॉर्फोलॉजी इन द सेंस रिवर से रिलेटेड है ये। इरोजनल सरफेस देखेंगे, स्लोप डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके का स्लोप होगा, स्टीप स्लोप है, इस तरीके से डेवलप कैसे हो रहा है ये स्लोप, अलग अलग टाइप से। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में फिर इकोनॉमिक जियोलॉजी, इन्वायरमेंट। याद रखना जियोलॉजी इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जियोलॉजी यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द जियोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपन बढ़ते हैं अपन आगे मुद्दे पे। अब आप देख रहे होंगे इन फोटोज़ में कि हम लोगों के जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर्स बना हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो ये माउंटेन में है, तो देखो स्टीप है, इसके ऊपर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, आइस जमी हुई है, आइस कैप जमे हुए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कितना स्टीप टाइप का बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे पहले कभी नदी बहती थी, अब रिवराइन स्ट्रक्चर था ये। अब देखो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये स्टीप है इस तरीके का, लेकिन यहाँ का स्ट्रक्चर अलग है। अब देखो ये जो है अपना कहाँ है, रेगिस्तान का इलाका है, एओलियन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ये हम लोगों ने तो बनाया ही नहीं है भाई, ये नेचर है, ये नेचर की पावर है कि इस तरीके की ये चीज़ें बन रही हैं। ये देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स
कैसे बने हैं और ये कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, जिसको देखकर ही आप समझ जाओ कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है और इसकी प्रोसेस ऐसी है, और ये स्ट्रक्चर अभी ऐसा है तो बाद में किस तरीके का हो जाएगा और पहले कैसा था। ठीक है, तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। यही है जियोमॉर्फोलॉजी, कि आपको लैंडस्केप और लैंडफॉर्म के बारे में सब कुछ पता करना है। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी का हम लोग आज का मुद्दा क्या है, मीनिंग देखेंगे, नेचर देखेंगे, स्कोप क्या है, इतना हम पढ़ क्यों रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का भाई पढ़ने का। भाई कुछ कुछ अपन पढ़ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंस होगा जो अपन लोग कर रहे हैं। नाउ क्या होता है जियोमॉर्फोलॉजी, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो जियोमॉर्फोलॉजी को तोड़ो। जियो, ये देखो, जियो का मीन होता है अर्थ, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब ये देखो तीनों वर्ड से मिलके एक चीज बन गई, जियोमॉर्फोलॉजी। तो अर्थ फॉर्म की स्टडी को क्या बोलेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। अर्थ फॉर्म की स्टडी को क्या बोलेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, एक साइंस है किस चीज़ का, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म का, उसकी ओरिजिन कैसे होती है, इवोल्यूशंस कैसे हो रहा है, और प्रोसेसेस कौन सी हैं जो इसको शेप दे रही हैं टाइम के साथ। ठीक है, क्योंकि W.M. डेविस ने भी बोला है कि लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। भाई टाइम के साथ ही ये सब चीज़ें चेंज होती हैं, कौन सी प्रोसेस इसमें यूज़ हो रही है जिसके कारण ये लैंडफॉर्म ऐसा बनना है, स्ट्रक्चर कैसा था जो अभी ऐसा है तो इस टाइम पे अगला बार ऐसा हो जाएगा। तो ये W.M. डेविस बोल चुके हैं ये चीज़। ठीक है, इन अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँगा, इट एक्सप्लेन्स व्हाई द अर्थ सरफेस लुक्स द वे इट डज। अभी जैसा दिखता है वो क्यों दिख रहा है ऐसा, जैसे माउंटेन हुई, वैली हुई, प्लेन्स हुए, डिजर्ट हुए, ये सब लोग क्या हैं और इनमें जो फोर्सेस हैं जैसे रिवर्स हैं, विंड है, ग्लेशियर्स हैं, टेक्टोनिक्स हैं, क्रिएट क्या करेंगी, क्रिएट करेंगी, मॉडिफाई करेंगी इनके फीचर्स को। कि अब जैसे कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेरा एक अर्थ, मान लो मेरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर ऊपर एक नदी बहती है और नीचे टपकती जाती है। तो एक टाइम के बाद जैसे ही टपकती जाएगी तो ये जो मेरा स्टीप पार्ट था वो आपको पता है ये काटती चली जाएगी। तो ये जो मेरा इस तरीके का था वो मेरा टाइम के साथ साथ कैसा हो जाएगा, ये मेरा इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ ना, चेंज किसके कारण हुआ, रिवर के कारण हुआ। तो बस वही चीज़ बोल रहा है कि इसको मॉडिफाई कर दिया। अब अगर यहाँ पर कोई फ्लैट एरिया है और यहाँ पर कुछ भी हुआ, मान लो यहाँ पे एक वॉल्केनो आ गया, वॉल्केनो फटने के साथ क्या हुआ, यहाँ पर एक माउंटेन बन गया इस तरीके का। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक लैंडफॉर्म डेवलप हो गया। तो ये डेवलप होता है मतलब क्रिएट होता है, मॉडिफाई होता है और डिस्ट्रॉय भी होता है। अर्थक्वेक्स आते हैं, हो सकता है कहीं पे ऐसे फ्लैट बना हो और अर्थक्वेक आया तो मेरा ये यहाँ से टूट गया, ये बदल गया, तो ये फ्लैट ना रह के कोई ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों की ये जो लैंड फॉर्म्स हैं वो डेवलप होते हैं, चेंज होते हैं टाइम के साथ और प्रोसेसेस के साथ। तो इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये हम लोगों की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, नाउ नेचर ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी इज बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, भाई जैसी है वैसी ही रहेगी, कि कोई भी चीज़ है कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माउंटेन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर रिवर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे हम लोगों का एओलियन स्ट्रक्चर मतलब डेजर्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ इस तरीके की है। अब ये जो एग्जिस्ट जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, भाई जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं वो यही तो पूछते हैं, बोलते हैं कि भाई ये चीज़ है। पहला तो सब लोग ये देखते हैं कि भाई ये चीज़ तो है, मतलब यहाँ पर एक कार रखी है फॉर एग्जांपल, तो उनने आप लोगों ने देख ली कि ये यहाँ पर कार है। भाई दूसरा तो आपके माइंड में यही आएगा ना कि ये कार यहाँ ही क्यों रखी है, ये कार यहाँ ही क्यों रखी है, तो उसका आप एनालिसिस तो करो कि यहीं पे क्यों हुआ। भाई मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ यहाँ है तो यहाँ भी तो हो सकती थी, वो यहाँ क्यों नहीं है। तो यही चीज़ है कि ये चीज़, ये जो भी डिस्क्रिप्टिव जो चीज़ है वो यहाँ पे एग्जिस्ट तो कर रही है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे और क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है यहाँ पर एग्जिस्ट। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी सिट्स एट द इंटरफेस ऑफ द जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। याद रखना, मैंने जैसे बताया था कि आपको ज्योग्राफी का
नॉलेज लेने के लिए जियोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत तो बेसिक आपको पता चलना चाहिए। मतलब ये दोनों का मिक्सअप है, मतलब जियोलॉजी याद रखना और ज्योग्राफी का इंटरफेस को क्या बोल रहे हैं अपन लोग? जियोमॉर्फोलॉजी। समझ में आ गया? ये चीज हो गया वो जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर आपका क्या होता है, अर्थ का स्ट्रक्चर ही तो डिसाइड होता है कैसे बनी कैसे नहीं बनी। इट यूजेस कंसेप्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाइड्रोलॉजी, बायोलॉजी टू एक्सप्लेन द लैंडस्केप फॉर्मेशन। अब फिजिक्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्लेट सरक रही हैं, अभी तो अब आपको बताऊंगा प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है कि आपकी कुछ प्लेट्स हैं वो इधर उधर खिसक रही हैं, चेंज हो रही हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें क्या होगा? फिजिक्स लग रहा है। केमिस्ट्री मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है अगर उसमें डेनुडेशन हो जाए तो केमिस्ट्री के कारण हो रहा है। हाइड्रोलॉजी भाई वाटर से रिलेटेड चीज़ हो गई। बायोलॉजी भाई इसमें कुछ ना कुछ ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा इसका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। तो ये अपनी जियोमॉर्फोलॉजी का नेचर है, ठीक है। अगला, स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने देखते हैं ये सबसे पहला स्कोप क्या है, टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये क्या कर, इसमें क्या होगा कि स्टडी करते हैं कि कैसे हम लोगों की अर्थ मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक के कारण अपलिफ्ट होता है, फॉल्ट्स आते हैं, शेप होता है लैंडफॉर्म। ये लैंडफॉर्म किस तरीके से शेप हो रहा है इस चीज़ से कि कोई भी अर्थक्वेक आ गया, अपलिफ्टमेंट हो गया। देखो अपलिफ्टमेंट क्या होता है, ये चेंज हो गया यहाँ से, ये अपना स्ट्रक्चर हो गई, नीचे क्या है ना, ये अर्थ की ये अपना क्या है, क्रस्ट है, ये क्रस्ट के नीचे का पार्ट है, इसमें कोई ना कोई फोर्सेस लग रही हैं जिसके कारण ये चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। चाहे ये ले लो, ये देखो इस तरीके से हम लोगों की ये चेंज हो गई, इधर से बदल गई, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके कारण जो हम लोगों के लैंडफॉर्म का जो शेप चेंज हो रहा है या शेप नया बना है या फिर डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी क्या होगा भाई, पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, इरोजन से रिलेटेड है, डिपोजिशन से रिलेटेड है, वैली इवोल्यूशन से रिलेटेड है, मतलब फुल रिवर पे डिपेंड करता है, क्योंकि भाई रिवर फ्लो हो रही है। अब देखो यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ये अलग अलग बना हुआ है, यहाँ से पानी मिला तो यहाँ से स्ट्रक्चर बन गया, ये बीच में बच गया, फिर यहाँ से स्ट्रक्चर बन गया, ये बीच में बच गया। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, आज से कई साल पहले यहाँ पर रिवर्स जाती होगी, इस चक्कर में यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। ये देखो अभी ये वाली चीज़ यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, सीधी भी नहीं गई, तो ये आपका देखो लैंडफॉर्म बना हुआ है, ये लैंडफॉर्म बना हुआ है। तो ये क्या है, ये फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, कहाँ स्कोप हो रहा है, ठीक है। अगला, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। ग्लेशियल मतलब क्या होगा, जितने भी ग्लेशियर्स के कारण या आइस के कारण जितने भी लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं या चेंज हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। देखो आपके किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे हिमालयन रीजन है, ये देखो इस तरीके का बना हुआ है, ये इस तरीके का बना हुआ है ग्लेशियर्स के कारण, ये ग्लेशियर कभी बना है कभी पिघला था। अब देखो ये वाला किस तरीके का बना हुआ है, कभी ये पिघल जाता है टाइम के साथ, कभी नहीं पिघलता है, ये देखो इस तरीके का। तो ये सब क्या हुआ, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी फोकसेस ऑन द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द आइस एंड द ग्लेशियर्स। एओलिन जियोमॉर्फोलॉजी, एओलिन का एओ का मतलब होता है एयर से रिलेटेड, हमेशा याद रखना। तो एओलियन जियोमॉर्फोलॉजी क्या होगा, डेजर्ट्स, ड्यून्स, विंड इरोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो वाटर होता है, ठीक है, ना यहाँ पे आपके पेड़ होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है, अब ये किस चीज़ से ये चीज़ बनी है भाई, बहुत तेज हवा चल रही है, एयर अपने साथ कुछ लेके आएगी, इसको काटती चली जाएगी। तो पहले जिस इस तरीके के कोई स्ट्रक्चर था, अभी इस तरीके का स्ट्रक्चर है, अभी भी कुछ कुछ जगह इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, तो ये सब चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। तो इनको क्या बोलते हैं, एओलिन जियोमॉर्फोलॉजी। अगला, कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, कास्ट ये वाला हो गया। कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी देख लो पहले, कोस्टल मतलब जो भी आपके सी वेव्स के कारण जितने भी आपका स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं आसपास में, क्लिप्स,
बीचेस, मरीन इरोजन, जो भी बन रहा है वो सब क्या होगा, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी होगा। ठीक है, देखो ये वाले कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी में देखो ये कोस्ट का इलाका हो गया। अब ये देखो किस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लैंडफॉर्म ही तो है ये सब कुछ। ये देखो यहाँ पे कैसी लैंडफॉर्म बनी हुई है, लोग बीचेस पे जाते हैं, सब करते हैं, आइलैंड्स पे जा रहे हैं, ये भी सब क्या हो गया, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। अगला है कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। अब आप देख रहे हो ये बड़ा अजीब और डरावना चीज़ लग रही है, ये एक केव है, इसके अंदर देखो ऊपर की तरफ ये चीज़ें बनी हुई हैं, ये कैसे बनी, ये देखो ये एक लैंडफॉर्म है जिसमें देखो ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं कि इंसान ही डर जाए जाने से। वाइट कलर का हो रहा है, क्यों हो रहा है ये चीज़, ये सब हो रही है आपकी वेदरिंग के कारण, खासकर केमिकल वेदरिंग, क्योंकि वेदरिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, वो लोग अपन लोग बाद में भी देखेंगे। तो अभी इसमें से देखा जाए तो केमिकल वेदरिंग के कारण जो होता है, और खासकर लाइम स्टोन्स एरिया में, जैसे केव्स हो गया, सिंक होल हो गया, यहाँ पर क्या होती है, कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी होती है। ये कास्ट एरियाज होते हैं, इनको कास्ट एरियाज बोलते हैं, लाइम स्टोन्स एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी। अगला वॉल्केनिक जियोमॉर्फोलॉजी, लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, मतलब जब भी वॉल्केनो जाता है तो उस पे क्या निकलता है, आपका लावा निकलता है। लावा निकलता है तो उसके कारण क्या बनता है, कोन्स बनेंगे, लावा प्लेट्यूज बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे। अब ये देखो जापान वाला, ये कैसा बना है, ये देखो ये सब लावा से ही तो बने हैं। अब ये देखो ये बिल्कुल स्टीप हो गया, ये थोड़ा सा ऐसा है, ये कम ऐसा है। तो ये अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म किससे बन रहे हैं, वॉल्केनो से बन रहा है, तो इसको बोल दिया वॉल्केनिक जियोमॉर्फोलॉजी। एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, तो मैन जो है वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है आपका अर्थ का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल माइनिंग, ये देखो माइनिंग हो रही है, अच्छा वाला लैंडफॉर्म था, इसको खोद खोद के इसके नक्शा ही बदल दिया, शकल ही बदल दी। अब देखो ये सिंपल सा पहले हुआ करता होगा, अब देखो बिल्डिंग्स बना दी इस पे, पूरे के पूरे कंक्रीट का जंगल तैयार करके रख दिया, तो लैंडफॉर्म तो चेंज हुआ ही ना आपका पूरी तरीके से। आपकी पहले रिवर्स हो सकता है ऐसे जाती, या आपकी रिवर्स होना सीधी निकल गई, कहीं ना कहीं से उन्होंने रास्ता देखे। तो ये क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन के कारण, माइनिंग के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण आप लोगों ने क्या किया, लैंडफॉर्म को मॉडिफाई किया या चेंज किया, या जो जो भी किया उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी। अगला प्लेनेटरी जियोमॉर्फोलॉजी, अब ये क्या है, ये अभी रिसेंट में भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी के मेंस एग्जाम में, ऑप्शनल में, इसीलिए हम लोगों ने अब इसको इसमें लिंक कर दिया प्लेनेटरी जियोमॉर्फोलॉजी में। जब आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे और आप लोग देखोगे कि अर्थ स्ट्रक्चर किस तरीके से हम लोगों ने पता किया है कि कैसा अर्थ स्ट्रक्चर है, तो हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग डायरेक्ट तरीके से अर्थ का इंटीरियर नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। ठीक है, वही 12 किलोमीटर से ज़्यादा अभी तक तो खुदाई भी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है अंदर। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इनडायरेक्ट वेज निकाली हैं कि भाई इसकी हम लोग स्टडी करेंगे इनडायरेक्ट वे से। तो कभी अपन सीज़मोलॉजी यूज़ कर लेते हैं, वॉल्केनोस से जो भी अपना मटेरियल बाहर निकल रहा है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो अब तो अपन स्पेस में पहुंच गए हैं, तो स्पेस में जाने से सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ है कि अब जैसा अर्थ है वैसे ही तो दूसरे भी प्लैनेट्स होंगे। तो अब हम लोगों ने देखा है कि मार्स जो है वो लगभग अर्थ के जैसा ही है, तो इसीलिए हम लोग मार्स पर, अपने मून पर, यहाँ पर जो मून है, अपने मून की, इनके सरफेसेस की स्टडीज़ कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं अपन प्लेनेटरी जियोमॉर्फोलॉजी। और फिर हम लोग देखते हैं कि अरे अच्छा, यहाँ पे इस तरीके का जैसे मार्स का स्ट्रक्चर है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे अपनी अर्थ का स्ट्रक्चर हो, नहीं, ये मार्स का स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने इसकी स्टडी करी, अब इसकी स्टडी की हेल्प से हम लोग अपने अर्थ के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज ले पाएंगे। तो ये हो गया अपना प्लेनेटरी जियोमॉर्फोलॉजी, समझ में आ गया। तो स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों का यहीं पे होता है। अब ये हम लोगों का फ्लो चार्ट बना लो अगर बनाना है तो आपको, और ट्राई करो कि हर टॉपिक के अंदर एक फ्लो चार्ट बन जाए। जैसे प्योर साइंस है, स्कोप कहाँ कहाँ है, एक प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है, और इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज है। अब प्योर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो लैंडफॉर्म एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, प्रोसेस स्टडीज़ कर लेते हैं, वेदरिंग या इरोजनल प्रोसेस। ठीक है, टेक्टोनिक एंड स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अप्लाइड साइंस की अगर बात करें,
सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्लाई हो जाता है। भाई लैंड फॉर्म की जब तक आप स्टडी नहीं करोगे और आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये लैंड फॉर्म किस मटेरियल से बना है या फिर यहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना कितनी है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे कर लोगे भाई? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जितने भी माउंटेनियस एरिया हैं, वहाँ पर अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जितने भी आपके फ्लैट लैंडफॉर्म्स हैं, वहाँ पर अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। रिवराइन एरिया में अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब आप अप्लाई तो कर रहे हो। अगला नेचुरल हज़ार्ड असेसमेंट भी इसी से हो जाता है। लैंडफॉर्म्स के बारे में आपको पता है, आप लोगों ने देख लिया कि भाई मेरी इस बाउंड्री के पास में जितने भी अर्थक्वेक्स हैं यहाँ आते हैं, या फिर मेरे इस कोस्टल एरिया के पास में जितने भी सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, साइक्लोन्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंटी साइक्लोन्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर इस एरिया में बीच में हीट स्ट्रोक्स आने के चांसेस ज़्यादा है, लोगों को हीट वेव्स ज़्यादा पड़ रही हैं तो हीट स्ट्रोक्स भी डर लगता है। तो नेचुरल हज़ार्ड असेसमेंट भी कर सकते हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी हो सकता है इसी से, कि भाई मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर मुझे ज़रूरत है कि यहाँ पर मुझे चाहिए फॉरेस्ट। तो आप लोग देखेंगे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करने के लिए आप अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट चल रहे हैं काफ़ी। तो ये आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये वाली रिवर इस रिवर से लिंक कर दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। और आपको ये कैसे पता कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बीच में अगर मैंने लिंकेज किया? क्यों? आप लोगों ने क्या किया, लैंडफॉर्म की स्टडी कर ली। अगला, इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस। तो क्लाइमेटोलॉजी में आप इसको इंटरलिंक कर लोगे, हाइड्रोलॉजी में इंटरलिंक होता है, इकोलॉजी में इंटरलिंक होता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ने मानसून देखा, मानसून पढ़ रहे हो, मानसून में आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि आपका हिमालयन जो रीजन है, हिमालयन टेरेन है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है आपके अपने इंडिया में रेनफॉल के लिए। ठीक है? तो इट इज़ नॉट ओनली द क्लाइमेट which is responsible for the monsoon in India, it is also the terrain and the landscape and landform which causes the rain in the Indian subcontinent। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आप चाहो तो इसके डायरेक्ट नोट्स में तैयार कर सकते हो, सिंपल एक जगह पर है, टेक्टोनिक, जियोमॉर्फोलॉजी, फ्लूवियल, ये स्कोप हो गया आप लोगों का यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं डिस्कशन करने के लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो सिग्निफिकेंस में हम लोग 10 सिग्निफिकेंस देखेंगे और हम लोगों का आज यहाँ फिनिश हो जाएगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग द लैंडफॉर्म एवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग लैंडफॉर्म एवोल्यूशन, ये क्या करता है, लैंडफॉर्म एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड अगर हम लोगों ने कर लिया तो क्या करेगा, हेल्प एक्सप्लेन हाउ द लैंडस्केप लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, वैली एंड प्लेच्यूज आर फॉर्म्ड एंड मॉडिफाई, कि ये किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, आपके माउंटेन, प्लेन, वैली और प्लेच्यू ये किस तरीके से फॉर्म हुए हैं और कैसे ये मॉडिफाई हुए हैं और हो रहे हैं और होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ तो फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज ड्यू टू द इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड द यूरेशियन प्लेट कोलिजन। भाई एक प्लेट और आ रही है, भाई जो लोग बिगिनर्स हैं आप लोग ये मत सोचा कि आपके ऊपर से ये चीज़ निकल रही है। मैं पहले ही आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को हो सकता है कि निकल जाए ऊपर से। फॉर एग्जांपल ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आप अभी बस ये दिमाग में लगाना कि जो हिमालयाज जो अपने बने हुए हैं ना, वो दो प्लेट के टकराने से बने हुए हैं, प्लेट बाउंड्रीज के टकराने से बने। जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे या फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आप समझ जाओगे कि ये प्लेट्स क्या हैं, कौन सी प्लेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और एक यूरेशियन प्लेट थी, ये दोनों आपस में टकराई तो आप लोगों का हिमालय जनरेट हो गया, हिमालय बन गया इन दोनों के कोलिजन्स के कारण। ठीक है, जियोग्राफर्स, अब देखो हम लोग हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं कि मैं तो बैठा नहीं हूँ कि भाई मैं सब जगह से चेक कर रहा हूँ। भाई कुछ जियोग्राफर्स थे जिन लोगों ने लैंड फॉर्म्स के बारे में इतनी ज़्यादा स्टडी करी, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है WM डेविस। ये आप लोगों को रटा होना चाहिए, ये नाम बार बार ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को डेविस का नाम रटा होना चाहिए। ठीक है, साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी ने दी है एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक्सप्लेन किया है लैंडफॉर्म के स्टेजेस को
कि यूथ स्टेज कौन सी होती है, मैच्योरिटी कौन सी होती है, ओल्ड स्टेज कौन सी होती है। तीनों स्टेजेस बताई हैं कि भाई कि अगर कोई भी लैंडफॉर्म बना है नया नया, तो नया नया वो ऐसा होगा, फिर जब वो जवान होगा तो फिर वो ऐसा होगा, और फिर जब वो ओल्ड स्टेज पे हो जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा। मतलब अलग अलग उसकी स्टेजेस बताई हैं कि लैंडफॉर्म इस तरीके से काम करता है। ठीक है, समय के साथ साथ वो चीज़ चेंज होती चली जाती है। ये हमारे मोरिस डेविस भाई साहब ने बोला है। यूज इन द इंटरप्रिटिंग द डेनुडेशन क्रोनोलॉजी एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द एंशिएंट लैंड फॉर्म। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डेनुडेशन क्रोनोलॉजी क्या होती है, रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट लैंड फॉर्म, कि कोई भी लैंड फॉर्म, जैसे हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम लोगों ने ये आइडिया कैसे लगाया, अब तो काफ़ी हद तक टूट गया। हम लोग ये कैसे आइडिया लगा पा रहे हैं कि इस तरीके का होगा कोई भी चीज़, या फिर इंडस वैली से पहले हम लोग ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि आज से 10 लाख साल पहले इस तरीके का लैंडफॉर्म हुआ होगा यहाँ पे, इस तरीके नहीं हो भाई, इसी थ्योरीज के कारण ये हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग द लैंडफॉर्म एवोल्यूशन, ये सिग्निफिकेंस है जियोमॉर्फोलॉजी का, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और जियोमॉर्फोलॉजी है क्या, स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ठीक है, लैंडफॉर्म्स, इसको अपन लोग बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो पहला क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग लैंडफॉर्म एवोल्यूशन। दूसरा, रिसोर्सेस एक्सप्लोरेशन एंड प्लानिंग। भाई हम लोग ह्यूमंस हैं, भाई हम लोग लालची लोग हैं। ठीक है, हम लोगों को जब तक कोई ना कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा हम लोग वो चीज़ क्यों पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन और प्लानिंग यहीं से हो जाती है। गाइड्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, ग्राउंड वाटर, बाय एनालाइजिंग द लैंडफॉर्म एंड स्ट्रक्चरल फीचर। भाई आप लोगों को अगर पता है कि इस एरिया में मेरी रिवर जाती है और यहाँ पर लैंडफॉर्म है, तो आप लोगों को ये आइडिया कैसे हो गया कि यहाँ पर मेरी जितनी भी लैंड के अंदर जितने भी ग्राउंड वाटर में वाटर, ग्राउंड में वाटर हो सकता है। या फिर आप लोगों ने अगर कोई भी डेजर्ट एरिया में चले जाओ तो आप लोग ये क्यों ऐसे कैसे बोल देते हो कि भाई यहाँ पर तो पानी नहीं होगा, या फिर यहाँ पर कौन से फॉसिल फ्यूल मिलेंगे, यहाँ पर कौन से मिनरल्स मिलेंगे, कोल कहाँ पर मिलेंगे, कोल कहाँ नहीं मिलेगा, गोल्ड कहाँ मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि ऑयल रिजर्व्स कहाँ से आए हैं। भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स आप लोगों ने एनालिसिस किया तभी तो पता चला कि यहाँ पर, अरे अच्छा यहाँ पर तो ऐसा स्ट्रक्चर था, आज ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इट मीन्स यहाँ पर फॉसिल्स दबे होंगे। यही तो दिमाग लगाया होगा तभी तो। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल रिजर्व्स ऑफन फाउंड इन एंटीक्लाइन एंड डोम्स। अब ये एंटीक्लाइंस क्या होते हैं, डोम्स क्या होते हैं, जब हम लोग माउंटेन बिल्डिंग पढ़ेंगे ना तो आपको एंटीक्लाइंस के बारे में पता चल जाएगा। डोम्स क्या होते हैं ये पता चल जाएगा। भाई कोई भी अर्थ का स्ट्रक्चर है अगर ऐसा बना हुआ है तो इसको तो डोम्स ही बोलेंगे ना। तो भाई इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है कि यहाँ पे हम लोगों का ऑयल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता कई सालों में यहाँ पे कुछ चीज़ दब गई हो, अपने जितने फॉसिल्स हैं और उसके ऊपर जो प्रोसेस के साथ जो डोम्स बनते जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है। एंटीक्लाइंस, ये होता है सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइंस, तो ऑब्वियस सी बात है एंटीक्लाइंस के अंदर ही तो बनेंगे। तो ये हो गया बॉक्साइट्स इन लेटराइट लैंडस्केप। लेटराइट लैंडस्केप के अंदर बॉक्साइट मिलता है। ये अपन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते चले जाएंगे बेसिक्स के बाद, तब आप लोगों को ये ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा कि ये लैंडस्केप कैसे हैं, एंटीक्लाइन क्या है, डोम्स क्या है, किस तरीके से आएगा। बड़ा सिंपल है। एलसी किंग, अब जोग्राफर, अब देखो एक है एलसी किंग, इनने क्या किया है, एलसी किंग भी याद रखना दिमाग में। भाई डायरेक्ट नहीं पूछते एलसी किंग का नाम, लेकिन आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इनने क्या एम्फेसाइज किया था, स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म रिलेशनशिप इन द रिसोर्स प्लानिंग। जब भी रिसोर्स प्लानिंग की बात आएगी एलसी किंग का नाम आएगा। जब तक रिसोर्स प्लानिंग का नाम का काम रहेगा एलसी किंग का नाम रहेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक जोग्राफी एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन प्लानिंग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों, आप लोगों ने लैंडफॉर्म का जितनी भी स्टडी है वो कर ली, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और प्लानिंग किया, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट हो गया इकोनॉमिक जोग्राफी के अंदर और इंडस्ट्रियल लोकेशन प्लानिंग के अंदर कि आपको इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप करनी है। ठीक है, थर्ड थर्ड देखते हैं सिग्निफिकेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हजार्ड जोनेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हजार्ड जोनेशन वही हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड मैनेज द रिस्क प्रोन एरियाज लाइक फ्लड प्लेन्स, लैंडस्लाइड एंड फॉल्ट लाइन। अब देखो आप लोगों ने लैंडफॉर्म की स्टडी कर ली, अब आप लोगों ने पहले से ही उसका जो भी मैप बनाना था आपने बना लिया कि भाई ये मेरा
क्या है, रिस्क प्रोन एरिया है, यहाँ पर मेरे फ्लड प्लेन्स है, मतलब यहाँ पर मेरी फ्लड्स आ सकती हैं। जैसे आपका बिहार के बारे में आपको पता है, फ्लड्स काफ़ी आती हैं, तो फ्लड प्लेन्स एरिया हो गया। लैंडस्लाइड यहाँ होती हैं, आपने देख लिया, जब आप लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही हैं, तो आप लोग उससे बच भी सकते हैं। और ये पता कैसे चला कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है? आप लोगों ने देखा कि जितने भी माउंटेनियस एरिया होते हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं। तो आपने उसकी स्टडी करी, तभी तो वो लैंडस्लाइड ज़ोन्स मिले आप लोगों को। फ़ॉल्ट लाइन्स क्या होती हैं कि भई यहाँ पर ये जो एरिया है, ये फ़ॉल्ट लाइन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हज़ार्डिंग ज़ोनेशन यहाँ से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ोनेशन मैप्स फॉर लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न घाट एंड अर्थक्वेक्स इन हिमालयन बेल्ट। देखो, हो गया ना। ज्योग्राफर्स इसमें सबसे अच्छे कौन से हैं? इयान डगलस। इयान डगलस, याद रखना, ये हर चीज़ में अपने अपने याद करते जाओ। वैसे तो धीरे धीरे जब बार बार ये चीज़ें रिपीट होने लगती हैं तो सब हो जाता है, लेकिन फिर भी जब भी इससे रिलेटेड बात हो, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी इन हजार्ड मैपिंग की बात हो, हमेशा इयान डगलस को याद रखना। इयान डगलस, तीन ज्योग्राफर्स हो गए, डब्ल्यू एम डेविस, एल सी किंग और इयान डगलस। सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन डिजास्टर रिडक्शन एंड प्लानिंग रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अगला, नेक्स्ट, सॉइल फॉर्मेशन एंड एग्रीकल्चर। ये सिग्निफिकेंस है, सॉइल फॉर्मेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सप्लेन सॉइल जेनेसिस थ्रू द वेदरिंग एंड इरोजन। आप लोग जब वेदरिंग और इरोजन समझ जाओगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सॉइल जेनेसिस कैसे हुई है। वो बायो ज्योग्राफी के अंदर सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रोसेस क्या होगी, वेदरिंग और इरोजन के कारण ही तो आप लोगों की सॉइल बनी। तो वाइटल फॉर द क्रॉप सूटेबिलिटी एंड द लैंड कैपेबिलिटी मैपिंग। अब फॉर एग्जांपल, गेंजेस एरिया में आप लोगों की जो फसल होती है बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, डेजर्ट वाले एरिया जहाँ पर पानी कम होता है, तो वहाँ पर आपकी अलग फसल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेक्कन का जो इलाका है, वहाँ पर आपकी ब्लैक कॉटन ब्लैक सॉइल होती है, तो क्या होगा, आप लोगों की वहाँ पे कॉटन अच्छी खासी होगी। तो इसी हिसाब से आप लोग ये मैपिंग कर पाओगे, आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि किस तरीके से आपको एग्रीकल्चर में मदद मिलेगी इसकी हेल्प से। एग्ज़ाम्पल देखो, ब्लैक कॉटन सॉइल, देखो मैंने अभी जो बात बोली वही चीज़ है, रैगर सॉइल बोलते हैं जिसको। डेक्कन फॉर्म्ड बाय द बेसाल्ट वेदरिंग, ठीक है। डेक्कन के अंदर बेसाल्ट वेदरिंग के कारण अपनी क्या हुई, ब्लैक कॉटन सॉइल हुई, ठीक है। जैसा मैंने बोला, वेदरिंग प्रोसेस के कारण। जोग्राफर जे ए स्टीर्स, स्टीर्स हैं ये, इससे ये किससे रिलेटेड होंगे, पेडोलॉजी से रिलेटेड होंगे। पेडोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। हेल्प इन प्लानिंग दी वाटर शेड मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये हेल्प करता है इस चीज़ में। अगला, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, सिविल इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सिग्निफिकेंस हो गया। लैंडफॉर्म एनालिसिस इज द क्रूशियल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, देखो डैम्स बनाने हैं तो ज़रूरी है, रोड्स बनाने हैं, टनल्स बनाने हैं, सिटीज़ और सिटीज़ बनानी है। अवॉइड करेंगे क्यों, क्योंकि हम लोगों को अवॉइड करना है अनस्टेबल जोन्स को। भाई मालूम पड़ा हम लोगों ने आज डैम यहाँ पे बना दिया और पता चला कल फ्लड आ गई, है कि नहीं, कॉमन सेंस है कि नहीं। तो ये बस वही हो गया। तेरी डैम साइट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द भागीरथी वैली। टेरी डैम इसी से स्टडी करके ही बनाया गया। भाई अपन ने स्टेबिलिटी देख ली भागीरथी वैली पर और आपका टेरी डैम बन गया। जोग्राफर्स कौन है, स्टेसलर, ठीक है। प्रोमोटेड क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉर द लैंडफॉर्म एनालिसिस इन द इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होते हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच क्या होते हैं, वो अपन लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में देखेंगे, ठीक है। प्रिवेंट्स द स्ट्रक्चरल फेल्यूअर एंड सपोर्ट द अर्बन प्लानिंग, भाई कोई भी स्ट्रक्चरल फेल्यूअर ना हो जाए, अर्बन प्लानिंग को सपोर्ट करती है ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया। क्लाइमेट चेंज, सिक्स, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, लैंडफॉर्म लाइक ग्लेशियर, डिजर्ट्स एंड कोस्ट एक्ट एज द इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट स्ट्रक्चर स्ट्रेस, ठीक है। अब जैसे कोई भी चाहे ग्लेशियर्स हो, डेजर्ट्स हो, कोस्ट हो, ये क्या करते हैं, इंडिकेटर्स हैं ये भाई, कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है। भाई अब मान लो आप लोगों के कोस्ट पर यहाँ पे वाटर ज़्यादा भरा हुआ है,
आपको पता है कि मेरा जो वाटर है मैक्सिमम यहाँ तक आता है, मेरे कोस्ट में यहाँ तक मेरा वाटर आता है, और मान लो कि अब वो वाटर यहाँ तक आने लगा, इस कोस्ट तक, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज का कोई इंडिकेटर नहीं होगा? या फिर डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स में मान लो आपका राजस्थान का इलाका आप देख रहे हो, राजस्थान में आपकी क्या होती है, पहले ग्रीनरी नहीं होती थी, अब इंदिरा कैनाल के कारण यहाँ पर ग्रीनरी हो गई है। तो क्या इसमें लैंडफॉर्म चेंज नहीं हुआ? तो भाई ये इंडिकेटर्स हैं क्लाइमेट चेंज की कि भाई यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया है, और एनवायरनमेंट का जो भी स्ट्रेस हो रहा है उसके अंदर, तो वो इससे इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी, अगर मैं नेचुरल तरीके से बोलूँ, क्योंकि इंदिरा कैनाल तो अपन लोगों ने बनाया है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स इन लद्दाख एंड रिट्रीटिंग कोस्टलाइंस इन ओडिशा रिफ्लेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग, है ना? आप लोगों को दिख रहा है कि कितने सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। जोग्राफर्स देखो, गॉडी स्टडीड जियोग्राफी जियोमॉर्फिक सेंसिटिविटी टू क्लाइमेट शिफ्ट, जितनी भी जियोमॉर्फिक सेंसिटिविटी है वो क्लाइमेट शिफ्ट की स्टडी किसने की है? गॉडी ने की है। यूज्ड इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, ठीक है। नाउ रिवर बेसिन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, सेवंथ सिग्निफिकेंस है इसका, रिवर बेसिन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। जियोमॉर्फोलॉजी हेल्प delineate watersheds, predict the flood behavior and manage the catchment area। अगर आप लोगों ने लैंडफॉर्म की स्टडी की हुई है तो आप लोग पहले से ही डिलिनिएट कर पाओगे वाटरशेड्स को, प्रिडिक्ट कर पाओगे फ्लड बिहेवियर्स को कि भाई यहाँ से ज़्यादा पानी नहीं आएगा, इससे कम पानी, और यहाँ पे सूखा भी नहीं होगा। मैनेज कैचमेंट एरिया, इन सबको अपन लोग मैनेज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फ्लड कंट्रोल थ्रू द जियोमॉर्फिक एनालिसिस। भाई आप लोगों को एनालिसिस करोगे जियोमॉर्फिकली, तभी तो इसका जो बेसिन फ्लड है उसको कंट्रोल कर पाओगे, है कि नहीं? जोग्राफर हर्टन, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफर हर्टन पायनियर्ड द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ ड्रेनेज बेसिन स्टडी। जितनी भी ड्रेनेज बेसिन स्टडी है इन लोगों ने, इसने स्टडी की है इसकी। ये क्या करता है? हेल्प इन इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट एंड सस्टेनेबल इरिगेशन प्लानिंग, ठीक है, ये हेल्प करेगी। रिवर बेसिन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट इससे होगा, सिग्निफिकेंस है इसका। नेक्स्ट, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्या होगा? अगर आपकी वॉर लड़ी जा रही है तो जितनी भी आपकी आर्मी होगी या नेवीज होंगी, वो लोग क्या करेंगे? वो टेरेन को एवेल्यूएट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रूशियल है डिफेंस ऑपरेशंस के लिए, बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए, और कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटेजिक रोड्स के लिए, कि भाई आपको रोड्स बनानी है, क्या से कहाँ पे जल्दी से आपको पहुँचना है। तो ये सब किस लिए इम्पोर्टेंट हो गया? मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। एग्जांपल, बॉर्डर रोड्स इन लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बॉर्डर रोड्स इन लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर अलाइंड बेस्ड ऑन द जियोमॉर्फिक फीचर्स। इसके लिए अच्छे जो जोग्राफर हैं वो हैं ग्रिफ्टिन, ग्रिफ्ट टेलर बोलूँगा मैं इनको, जी टेलर बोलते हैं इनको वैसे तो, जी टेलर याद रखना, जी टेलर, या फिर ओनली टेलर भी याद कर सकते हो। लिंक्ड द फिजिकल ज्योग्राफी विद द जियोपॉलिटिक्स, essential for the national security and remote area development। Now, ninth significance is planetary geomorphology and space science। वही मैंने बोला कि इनडायरेक्ट तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं, और कभी कभी हम लोगों को अगर दूसरे प्लेनेट के बारे में भी जानकारी निकालनी है, भाई हम अपनी अर्थ से ले लेंगे उसके बारे में पता, कि भाई हम लोगों को पता है कि अर्थ में अगर किसी जगह पर एयर ज़्यादा आ रही है तो एयर के कारण इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, और हम लोगों ने ऊपर से देखा कि भाई इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एयर का फ्लो ऐसा होगा। या फिर हम लोगों को पता है कि रिवर्स के कारण हम लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है। तो अब जब हम लोग मार्स पर जब यहाँ से देखेंगे, इमेज निकालेंगे, और हम लोग देखेंगे अच्छा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर तो हमारी अर्थ पर केवल वाटर के प्रेजेंस के कारण है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई पॉसिबिलिटीज़ है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर वाटर हुआ करता था।
तो बस वही चीज़ है। एड्स इन इंटरप्रिटिंग द लैंडफॉर्म ऑन प्लैनेट्स एंड मून्स यूजिंग अर्थ एनालॉगस। भाई आप लोगों ने अर्थ की एनालॉजी की और उससे अपने निकाल दिया। फॉर एग्जांपल क्रेटर्स एंड ड्यून्स स्टडी ऑन मार्स यूजिंग फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी कंसेप्ट। बस वही है, वाइस वर्सा भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों ने अगर अभी मार्स पर ये देख रहे हो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोगों का उसका आंसर मिल जाए कि हमारी अर्थ पर ये क्यों बना हुआ है। और या फिर कहीं मार्स पर वो स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम लोगों ने अर्थ पर देखा हुआ और उसका रीज़न हमें पता है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग ये बता पाएँ कि मार्स पर वो कैसे हुआ। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि मार्स पर पहले पानी हुआ करता था या फिर ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता पहले से बनी हो, कोई भरोसा नहीं क्या हो। तो ये चीज़ हम लोग कहाँ से निकाल पा रहे हैं? इसी चीज़ से निकाल पा रहे हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज्योग्राफर्स हैं वो हैं आर्थर होम्स। भाई दिमाग में रखना है इनको। आर्थर होम्स अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द मार्शियन जियोलॉजी, ठीक है। इम्पोर्टेंट फॉर इसरो एंड नासा मिशन इन एस्ट्रोबायोलॉजी एंड एक्सोप्लैनेट रिसर्च। एस्ट्रोबायोलॉजी मतलब बाहर से रिलेटेड और एक्सोप्लैनेट मतलब बाहरी प्लैनेट की रिसर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लैंडस्केप स्टडी। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लैंडस्केप स्टडी एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंडफॉर्म इन एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशंस, सेटलमेंट पैटर्न एंड कल्चरल लैंडस्केप। यू कैन सी कि हम लोगों के इंडिया में अलग अलग जगह पर अब देख रहे होगे, कुछ होती है प्लान्ड सिटी, कुछ होती है अनप्लान्ड सिटी। अनप्लान्ड सिटी में जितनी भी आपकी गलियां हैं वो कैसी होंगी? कहीं ऐसे गई, कहीं ऐसे गई, कहीं ऐसे गई, ऐसे गई। इसमें फिर यहाँ पे आपके कुछ मकान बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया हो जा रहा है, इस तरीके का आपका अनप्लान्ड होता है। प्लान्ड कैसे होती है? ऐसे होती है, आराम से। हाँ भैया ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे आपके आराम से बनी है, यहाँ पे पार्क बनी हुई है, तो इस तरीके से आपका बन गया। तो ये कैसे हुई? इसकी आप लोग लैंडस्केप की स्टडी के बाद ही तो ये चीज़ कर पाई आप लोगों ने। और फॉर एग्जांपल आपके एंशियंट टाइम में जहाँ पर भी जो भी सभ्यता है वो यहाँ पर ही क्यों रही? उसका भी तो कोई ना कोई रीज़न होगा कि भाई यहाँ का लैंडस्केप ही ऐसा होगा। हो सकता है उसके बगल से नदी बह रही हो, इसलिए वो इलाका बना हुआ है। सेटलमेंट पैटर्न इस तरीके का है। अब आप देख रहे होगे कि जो गंजेस वैली है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं? वो ह्यूमन ज्योग्राफी से लिंक हो रहा है ये। लेकिन आप देखोगे कि जो गंजेस वैली है, जो भी अपना जहाँ पर भी आपका वाटर होता है, जहाँ भी आपकी नदी होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई होती है। इसीलिए यूपी में पॉपुलेशन अच्छी खासी है, ठीक है। और जहाँ पर भी आपका वाटर कम होता है वहाँ पर डेंसिटी कम होती है। इट मीन्स प्लेचूज़ में कभी आप देखोगे, प्लेचूज़ में जहाँ पर टरेन जो होंगे वो सिंपल होंगे, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो बस वही चीज़ हो गई कि लैंडफॉर्म का जो रोल है वो सिविलाइजेशन, सेटलमेंट पैटर्न और कल्चरल लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल, नाइल वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यू टू द फर्टाइल फ्लड प्लेन। वाराणसी ऑन द स्टेबल गंगा टेरेस। देखा, वाराणसी सबसे पुरानी सिटी है, क्यों हुई? क्योंकि गंगा नदी थी भाई वहाँ। अगला ज्योग्राफर कौन है? काल है भाई, काल एस। मतलब काल एस बोलता हूँ इनको, वैसे इनका पूरा नाम है कार्ल सॉल्ट। स्टडीड इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद लैंडस्केप। ये क्या करता है? कनेक्ट्स जियोमॉर्फोलॉजी विद द एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड टूरिज्म, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि कितनी डायमेंशंस हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, कितना सिग्निफिकेंस है इसको पढ़ने का। अब चाहो तो आप ये वेव डायग्राम बना सकते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। हम लोगों ने क्या क्या देखा? अंडरस्टैंडिंग लैंडफॉर्म डेवलप एवोल्यूशन, रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन, सिविल इंजीनियर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लैंडस्केप स्टडीज, climate changes and the environmental studies, civil engineer and the infrastructure, river basin and watershed management, soil formation, disaster management and hazard zonation। सेकंड क्या था? रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। वो मैं उसमें करना भूल गया, लेकिन यहाँ पर सेकंड रिसोर्स एक्सप्लोरेशन।
देखो सेकंड, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। तो आप ये बना सकते हो आराम से, ज़रूरी नहीं है कि इसको करना है, इसकी इसकी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप मोटा मोटा आप वहाँ पे बना के आ जाओ ना। जैसे ये बना हुआ है, ये हटाओ, इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है। तो ये रखना बस आपका मोटा मोटा, जिससे आप लोगों का फ्लो चार्ट तैयार हो जाए। तो हम लोगों का ये सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। इम्पोर्टेंस क्या है अब जियोमॉर्फोलॉजी का, इम्पोर्टेंस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अर्थक्वेक एंड लैंडस्केप लैंडस्लाइड प्रिडिक्शन। हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि लैंड अर्थक्वेक कैसा आ रहा है और कहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है। डैम्स एंड रोड प्लानिंग, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करना है, रिवर बेसिन मैनेजमेंट कैसे होगा, जैसे गंगा का, यमुना का, यहाँ पर रिवर बेसिन का मैनेजमेंट कैसे करें। अर्बन प्लानिंग में हेल्प करता है, नेचुरल हजार्ड जोनेशन में हेल्प करता है, माइनिंग एंड ग्राउंड वाटर स्टडीज़ में हेल्प करता है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। नाउ आज हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोगों का आज क्या था टारगेट, पूरा का पूरा मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। हम लोगों का जियोमॉर्फोलॉजी में आज ये कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड जो PYQ है उसकी भी वीडियो आप लोगों के पास आएगी, लेकिन उसको मैं मॉड्यूल ना बोलते हुए सिर्फ टॉपिक वाइज डाल दूंगा कि टॉपिक वाइज, टॉपिक 1A का ये वाला PYQ या फिर एक आंसर राइटिंग। ठीक है। और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1982 में इसका एक क्वेश्चन आया था कि वो टेल द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। अब आप चाहो तो इसको आप 10 मार्क्स में भी लिख के आ पाओगे, 15 में भी लिख के आ पाओगे और 20 मार्क्स में भी लिख के आ पाओगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोगों का होगा अप्रोचेस टू द लैंडफॉर्म स्टडीज़। ठीक है जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट ही, टॉपिक 1 ही है, बट इस टॉपिक 1 का पार्ट भी है। मेरी वीडियो लंबी ज़्यादा हो ना हो जाए इसलिए ये एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है। क्लासरूम के अंदर 2 से ढाई घंटे की क्लास होती है जिसमें हम लोग ये पूरा एक ही दिन में कवर करते हैं, बट यूट्यूब पर इतना बड़ा वीडियोस नहीं बना पाते, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मॉड्यूल 2 का टॉपिक 1 का पार्ट भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब करें आगे के वीडियोस के लिए। ऐसे ही अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।